नमस्कार सभी को। विश्लेषण में आपका स्वागत है। हम विजन एस का टेस्ट सीरीज कर रहे थे। हमारा टेस्ट नंबर 4 चल रहा है। इसका फर्स्ट पार्ट हमारा हो गया जिसमें कि हमने 12 क्वेश्चन कर लिए थे। उसी टेस्ट को हम कंटिन्यू करेंगे। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर रहेगा। क्वेश्चन नंबर 13, कंसिडर द फॉलोइंग मिनरल्स: कॉपर, बॉक्साइट, ग्रेफाइट, मैंगनीज। हाउ मेनी ऑफ द अबव कैन बी क्लासिफाइड एज फेरस मेटेलिक मिनरल्स? फेरस मतलब जिसमें आयरन हो। अब देख लेते हैं हम। कॉपर में तो आयरन होता नहीं है, तो पहला तो ऑप्शन ऐसे ही कट गया। बॉक्साइट और है एल्यूमिनियम का, ये भी नहीं होगा। ग्रेफाइट एलोट्रोप है कार्बन का, ये भी नहीं होगा। मैंगनीज में थोड़ा बहुत आयरन होता है, जिसको हम स्टील बनाने के लिए भी यूज़ करते हैं मैंगनीज को। ये थोड़ा मेटेलिक फेरस प्रॉपर्टी शो करता है, तो इसका आंसर हो जाएगा 4, मतलब कि 1 ओनली। एक्सप्लेनेशन देखते हैं, आगे बढ़ेंगे। इजी क्वेश्चन है बिल्कुल। 13th का ए, ठीक है। अब मिनरल्स ये बताया कैसे कैसे होते हैं, डिफरेंट कैटेगरी में बांट सकते हैं इनको। एक सेकेंड। तो इसमें जिसमें आयरन होगा उसको फेरस कहेंगे, जिसमें आयरन नहीं होगा उसको नॉन फेरस कहेंगे। ठीक है, हमें पता है, बेसिक सी बात है ये। आगे देखते हैं। कॉपर नॉन फेरस है, बॉक्साइट नॉन फेरस है क्योंकि एल्यूमिनियम का ओर होता है ये। एक एल्यूमिनियम का और होता है जिसको भी किसी प्रीवियस ईयर में पूछा भी था, क्या कहते हैं उसको? कार्बोरंडम कहते हैं शायद, वो भी एल्यूमिनियम का और होता है, एक बार चेक कर लेना। ग्रेफाइट, ग्रेफाइट तो एलोट्रोप होता है कार्बन का, इसमें आयरन नहीं होता है। मैंगनीज, मैंगनीज में आयरन होता है, हम स्टील बनाने में इसको उसकी प्रॉपर्टी एनहांस करने के लिए भी हम मैंगनीज को यूज़ करते हैं। ठीक है, स्ट्रेंथ और प्रॉपर्टी बढ़ाने के लिए। अगले प्रश्न पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 14, with reference to the coal deposits in India, consider the following statements. Brown coal is found in coastal areas of Tamil Nadu, Gujarat and Puducherry. पुडुचेरी गुजरात, यहाँ पे तो ब्राउन कोल मिलता नहीं है, तो ये गलत होना चाहिए। देखते हैं आगे। About 80% of coal deposits in India is of bituminous type and is of non-coking grade. ये ठीक है। पहला वाला रुक जाओ, फिर से पढ़ते हैं। ब्राउन कोल इज फाउंड इन द कोस्टल एरियाज ऑफ तमिलनाडु, नेवेलाइट वगैरह के आसपास मिलता है। गुजरात में भी कोयला मिलता है, ये मुझे श्योर नहीं है। पुडुचेरी में शायद मिलता है, तमिलनाडु में तो मिलता है। तो या तो इसका सी हो जाएगा या तो फिर इसका ओनली 2 हो जाएगा। आंसर देखते हैं इसका। ज़्यादा चांस लग रहा है सी, गुजरात पे ही डाउट लग रहा है। आंसर देख लेते हैं इसका। 14th का सी, ठीक है। 14th का सी दे रखा है, मतलब कि गुजरात में भी मिलता है बिटुमिनस। बिटुमिनस देखो सेकंड ग्रेड का होता है, जिसमें एंथ्रासाइट से थोड़ी कम वैल्यू होती है कार्बन कंटेंट की। पढ़ लेते हैं हम इसको। 67% भारत का कमर्शियल एनर्जी का डिमांड कोल प्रोवाइड कराता है, जिसको हम ब्लैक गोल्ड भी कहते हैं। एंथ्रासाइट सबसे बेस्ट क्वालिटी का होता है, जो कि नहीं के बराबर मिलता है भारत में। कश्मीर वगैरह में कहीं कहीं मिलता है, अनंतनाग में मिलता है शायद, यहाँ पे जम्मू कश्मीर दे रखा है। 80 to 95% इसमें कार्बन कंटेंट होता है, सबसे बढ़िया माना जाता है। बिटुमिनस होता है सेकंड क्वालिटी का, इसको कुकिंग कोल भी कहते हैं। और देखो, एक होता है किकिंग कोल होता है, एक होता है कुकिंग कोल होता है, एक होता है नॉन कुकिंग कोल, एक होता है केकिंग कोल। केकिंग कोल वो होता है जिसको हम अगर एयर के प्रेजेंस में जलाते हैं तो वो सॉलिड रेजिड्यू छोड़ता है जलाने के बाद, उसको केकिंग कोल कहते हैं। ठीक है, उसकी कहानी इसमें लिख रखी है, इतना डिटेल में हमें जानना नहीं है। 80% ऑफ द कोल डिपॉजिट्स इन इंडिया इज ऑफ बिटुमिनस टाइप। और कहाँ कहाँ पे मिलता है? जो कि नॉन कोकिंग ग्रेड का है। गोंडवाना कोल फील्ड में मिलता है, दामोदर वैली में। ये झारखंड बंगाल कोल बेल्ट में मिलता है। मेन कोल फील्ड्स हैं रानीगंज, झरिया, बोकारो, गिरिडीह, कर्णपुरा। ये सारे मैक्सिमम वहाँ पे हैं, वेस्ट बंगाल और झारखंड में। लिग्नाइट इज ऑफन ब्राउन इन कलर, इट कैरीज 40 to 55% ग्रेट कार्बन कंटेंट। इट इज़ एन इंटरमीडिएट स्टेज विच हैपन्स ड्यूरिंग द अल्टरेशन ऑफ वुडी, मतलब जब लकड़ी से कोल में बदल रहा होता है उसके बीच का पीरियड का ये। कोस्टल एरियाज अब तमिलनाडु में मिलता है, पौंडीचेरी में मिलता है, गुजरात और जम्मू एंड कश्मीर में मिलता है। ठीक है, अगले प्रश्न में चलते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 15, कंसिडर द फॉलोइंग पेयर्स स्टेजेस ऑफ डेमोग्राफिक ट्रांजिशन थियरी। स्टेज 1, हाई बर्थ रेट एंड हाई डेथ रेट। देखो, जब शुरू शुरू में कोई देश की इकोनॉमी बढ़ रही होती है तो उस टाइम पे गरीबी वहाँ पे ज़्यादा होती है, मतलब शुरू शुरू में तो उस टाइम पे हाई बर्थ रेट होता है, और क्योंकि बीमारी वगैरह ज़्यादा होती है, गरीबी ज़्यादा होती है, तो डेथ रेट भी ज़्यादा होता है। तो स्टेज 1 ठीक है।
स्टेज 2 जैसे इसका एग्जांपल ले सकते हैं हम, नाइजीरिया वगैरह, अफ्रीका के कई सारे देश। और स्टेज 2 अ डिक्रीज इन द डेथ रेट बट कंटिन्यूड हाई बर्थ, मतलब शुरू में मतलब जनसंख्या घट तो मरने वाले लोगों की जनसंख्या कम हो रही है, ऐसे लोग जो कि मर रहे हैं वो कम है, और लेकिन हाई बर्थ रेट है। ऐसे इसका एग्जांपल भारत ले सकते हैं हम, जैसे कि मेडिकल कंडीशन अच्छा हो गया, लोग का इनकम कैपेसिटी थोड़ी बढ़ गई है, तो जो लोग की पहले जैसे डेथ होती थी अचानक से वैसे थोड़ा कम हो गया है, लेकिन जनसंख्या लगभग लगभग बढ़ ही रहा है। तो स्टेज 2 हो गया, ये भी ठीक है, इसमें भारत को मान सकते हैं। डिक्लाइन इन बर्थ रेट्स एंड लोअर डेथ रेट्स, अब ये हो गया आपका जो एडवांस्ड इकोनॉमी होती है, जैसे कि जापान हो गया, साउथ कोरिया हो गया, इटली हो गया, यहाँ पे बर्थ रेट कम हो गया और लो डेथ रेट भी हो गया। कहीं कहीं तो इसके आगे का भी हो गया जहाँ पे डेथ रेट भी कम हो गया और डेथ रेट बढ़ गया और बर्थ रेट कम हो गया, तो वहाँ पे पॉपुलेशन डिक्लाइन ही होने लगे। तो ये तीनों ही सही लग रहे हैं मुझे, तो इसका आंसर होना चाहिए सी, ऑल ऑफ द। इसका एक ग्राफ आता है, एक माल्थus थ्योरी भी होती है और एक ऐसे इसका ग्राफ आता है, ऐसे करके ऐसे बना होता है, देखते हैं दिया होगा एक्सप्लेनेशन में। तो ऐसे तीनों ही सही है, तो 15 का सी ठीक है। इसको डिस्क्राइब कर सकते हैं कि कैसे, इसने किसने दिया, नाम नहीं दिया उनका। तो 3 स्टेज मॉडल होता है जो डेमोग्राफिक ट्रांजिशन थियरी का, इसमें यही होता है कि पहले जनसंख्या आपकी बढ़ेगी और डेथ रेट भी बढ़ेगा। हाँ देखो ये ग्राफ दे रखा है यहाँ पे, इसको देख लेते हैं हम। देखो यहाँ पे बांग्लादेश और रेन फॉरेस्ट ट्राइब्स दे रखे हैं, पुराना एनसीईआरटी से उठाया होगा। पेरू दिया है यहाँ पे, श्रीलंका दिया है जहाँ पे मैंने भारत बोला था, कनाडा, जापान, यूएसए ये दिया है जो मैंने जापान बोला था। तो वही है, यहाँ पे जनसंख्या कम होने लगी है, मरने वालों की जनसंख्या कम हो गई है और बर्थ रेट भी कम हो गया है, और यहाँ पे दोनों ज़्यादा है, और यहाँ पे नेचुरल इंक्रीज इन पॉपुलेशन, मतलब जनसंख्या बढ़ रही है लेकिन मरने वालों की जनसंख्या घट रही है, संख्या घट रही है। और उसके भी आगे जाके हो जाता है कि बच्चों की जनसंख्या कम होने लगती है, बूढ़े लोगों की बढ़ने लगती है, जैसे जापान में हो गया। अब ये इसमें पूरा कहानी लिख रखा है, ये आप पढ़ लेना खुद से, इसको हम उतना डिटेल में नहीं देखेंगे, हम बता चुके हैं इसको ऑलरेडी। टाइम बहुत कम है हमारा, टेस्ट बहुत सारे बच रहे हैं, अभी बीच में बहुत लंबा गैप हो गया था। स्टेज 4 में ये दिया नहीं था ग्राफ में, ये हम देख लेते हैं, बोथ बर्थ एंड डेथ रेट आर लो। और स्टेज 5 में बर्थ रेट्स में फेल बिलो डेथ रेट, मतलब कि जो लोग मर रहे हैं उससे कम हो गया है बर्थ रेट, मतलब कि यहाँ पे पॉपुलेशन डिक्लाइन ही होने लगा है। अगले प्रश्न में हम चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 16th, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द लार्जेस्ट आइलैंड अमंग द 4 मेजर आइलैंड्स ऑफ जापान। देखो जापान का नक्शा ऐसे याद रखो, 1 2 3 4 ऐसे। अब इसमें पूछा है कौन सा सबसे बड़ा है, तो सबसे बड़ा जो हमारा होता है, इसका एक ट्रिक है याद करने का, है होशियार सबसे कौन, ठीक है। तो है होशियार सबसे कौन, तो जो सबसे बड़ा होता है वो होशियार होता है, तो होंशु हो जाएगा हमारा इसका सबसे बड़ा, ठीक है। और उसके बाद देखो ये सबसे पहले होता है, नहीं एक सेकेंड, होशियार है कौन, तो सबसे पहले होकाइडो आता है हमारे यहाँ पे, उसके बाद होंशु आता है, फिर है होशियार सबसे कौन, तो सबसे यहाँ पे शिकोकू हो जाएगा, क्यूशू हो जाएगा ये। कैसे याद करने का तरीका है, इसको जैसे याद कर ले, इसको नॉर्थ टू साउथ भी लगवा लेता है, कभी सबसे बड़ा भी पूछ लेता है, ईस्ट टू वेस्ट भी लगवा सकता है, तो इसको सारे जैसे अलग अलग तरीके से जितना परमुटेशन कम्बिनेशन हो याद कर लेना, इसको बहुत इंपॉर्टेंट, कई बार पूछ भी चुका है अलग अलग एग्जाम्स में। तो इसका आंसर होना चाहिए यही होंशु, होंशु सबसे बड़ा ये वाला हिस्सा। आंसर देखते हैं, आगे बढ़ेंगे, इसमें कुछ है नहीं याद करने के, रटने वाली चीज़ है। अब जापान में इतने सारे आइलैंड हैं, मेन 4 होते हैं, एक पे तो इनका डिस्प्यूट भी चल रहा है रशिया के साथ, 260 में इनहेबिटेड है। और होंशु देखो सबसे बड़ा है, इसी में टोक्यो भी है, ठीक है। होक्काइडो सबसे पहले पड़ता है, ऊपर जो सबसे ऊपर था, इसके आसपास में वोल्केनो है। और माउंट फीजी शायद, हाँ माउंट फीजी शायद इसी में होक्काइडो के आसपास ही है। क्यूशू तीसरा लार्जेस्ट है, शिकोकू सबसे छोटा है, इसमें मंदिर वगैरह कुछ हैं घूमने वाले। देखो होक्काइडो, देखो इसको बताया था मैंने, ऐसे याद करो इसको, और फिर एक छोटा सा यहाँ पे और एक बड़ा सा यहाँ पे, ऐसे ये सबसे बड़ा है, इसको होशु कर लो, इसको ऐसे याद कर लो, है होशियार सबसे कौन, नॉर्थ टू साउथ, याद हो जाएगा। अगले प्रश्न में चलते हैं, कंसिडर द फॉलोइंग फैक्टर्स रिलेटेड टू द पर्टिकुलर रीजन, लैंड फॉर्म्स, एनर्जी रिसोर्सेज, डिजास्टर, नेचुरल हजार्ड्स।
हाउ मेनी ऑफ द फैक्टर्स गिवन अबव विल इन्फ्लुएंस द पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ए रीजन। लैंडफॉर्म से बिल्कुल निर्भर करेगा। अगर लैंडफॉर्म मान लो रेगिस्तान है, कहीं पे बढ़िया प्लेन है, तो वहाँ पे जनसंख्या ऑब्वियसली ज़्यादा होगी, जैसे कि राजस्थान का ले लो, उत्तर प्रदेश का ले लो। एनर्जी रिसोर्सेज, जहाँ पे एनर्जी रिसोर्सेज ईजिली अवेलेबल होंगे वहाँ पे भी जनसंख्या ज़्यादा होगी। डिजास्टर, नेचुरल हार्ट, जहाँ पे डिजास्टर आते रहेंगे वहाँ जनसंख्या कम होगी। तो ये सारे फैक्टर इंपॉर्टेंट रहते हैं पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन के लिए। ऑल थ्री हो जाएगा इसका आंसर। इसमें तो कुछ देखने का है नहीं, आंसर देख के आगे बढ़ जाएंगे, एक्सप्लेनेशन देखेंगे इसका। 17th का सी। ठीक है, अगले प्रश्न में चलते हैं। An American CEO is working for a Chinese semiconductor manufacturing multinational corporation located in Mumbai. ठीक है। Her income generation can be classified under which of the following। अच्छा, कैसा ऑक्यूपेशन टाइप पूछा, मुझे लगा वो जीडीपी वगैरह पूछ लिया ज्योग्राफी में। ठीक है, तो देखो सेकेंडरी होता है हमारा मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर, तो ये तो होगा नहीं क्योंकि सीएससीईओ है और सेमीकंडक्टर में काम कर रहा है, तो सोफिस्टिकेटेड वाला काम है इसका। टर्शरी भी नहीं होगा, टर्शरी में होता है सर्विस सेक्टर, लेकिन क्योंकि ये हाई पोस्ट पे है तो ये टर्शरी नहीं होगा। क्वीनरी होता है और फिर क्वार्टरनरी होता है, तो क्वार्टरनरी में भी बिल्कुल बेस्ट टू बेस्ट जॉब्स आते हैं, लेकिन ये मैनेजरियल पोजीशन वगैरह नहीं है। जो सीईओ सीएफओ जो मेन पोस्ट होते हैं एग्जीक्यूटिव वगैरह, गोल्ड कॉलर जॉब कहते हैं, वो क्वीनरी में आते हैं, तो ये क्वीनरी हो जाएगा इसका आंसर। ये आपका 10th के एनसीईआरटी में मिल जाएगा, 10th या 11th में किसी में है। एक्सप्लेनेशन पढ़ते हैं इसका हम। 18th का सी लगाया ना हमने, क्वीनरी। हाँ ठीक है, इसको देखो गोल्ड कॉलर प्रोफेशन भी कहते हैं। और क्वार्टरनरी एक्टिविटीज़ में इकोनॉमिक एक्टिविटी वो होती हैं जिनमें क्रिएशन प्रोडक्शन जैसे मूवीज़ वगैरह हो गया, गुड्स एंड सर्विसेज हो गया। और क्वीनरी में जो बिल्कुल टॉप पे होते हैं उनको कहते हैं जैसे सीनियर बिजनेस एग्जीक्यूटिव, सीईओ, रिसर्च साइंटिस्ट, फाइनेंशियल लीगल कंसल्टेंट वगैरह। ठीक है, अगले प्रश्न में चलते हैं हम। अरेंज द फॉलोइंग सेक्टर इन इंडिया अकॉर्डिंग टू देयर वाटर यूटिलाइजेशन इन डिक्रीजिंग ऑर्डर। सबसे कम यूज करने वाला सबसे लास्ट में होगा। ठीक है, सबसे ज़्यादा सबसे पहले होगा, तो सबसे ज़्यादा एग्रीकल्चर सेक्टर यूज़ करते हैं भारत में, ये तो पक्का है। अगर इतना में पक्का हो गया तो ये दो ऑप्शन तो हमने ऐसे ही काट दिए। और दूसरे नंबर पे आता है हमारा हाउस होल्ड। इंडस्ट्रियल सेक्टर में यूज़ होता है, क्लीनिंग वगैरह के लिए यूज़ होता है, कूलिंग के लिए यूज़ होता है, या फिर बॉटलिंग के लिए यूज़ करते हैं। तो इंडस्ट्रियल सेक्टर का उतना यूज़ नहीं है जितना हाउस होल्ड सेक्टर का है। तो एग्रीकल्चर फर्स्ट, इंडस्ट्रियल थर्ड, नहीं इंडस्ट्रियल लास्ट है ना, तो यहाँ पे सेकंड लास्ट होगा। ठीक है, तो इसका आंसर भी हो जाएगा 19th का बी। ठीक है, अब वाटर रिसोर्स देखो एलोकेशन देखते हैं। भारत 2.45 दुनिया के सरफेस एरिया का कवर करता है और 4% वाटर रिसोर्सेज होल्ड करता है, और 16% पॉपुलेशन। कितना इनइक्वालिटी है। अब ये सब तो बिल्कुल फैक्चुअल डेटा है, आगे बढ़ते हैं हम। सबसे ज़्यादा डिमांड कहाँ पे होती है एग्रीकल्चर सेक्टर में भारत में। 89% सरफेस वाटर का एग्रीकल्चर यूज़ करते हैं, 92% ग्राउंड वाटर का। हाउस होल्ड सेक्टर 9% यूज़ करता है लगभग, और इंडस्ट्रियल सेक्टर वही 2 से 5% तक। 2% सरफेस वाटर का, 5% ग्राउंड वाटर का। इनका यूज़ वही कूलिंग मैन्युफैक्चरिंग वगैरह में यूज़ करते हैं, जैसे पानी का बॉटल आ रहा है वो भी यूज़ करता ही है। अगले प्रश्न में चलते हैं। कंसीडर द फॉलोइंग पेयर्स। शिफ्टिंग कल्टीवेशन। देखो शिफ्टिंग कल्टीवेशन दुनिया भर में अलग अलग प्रकार की ट्राइब्स हैं, सभी लोग शिफ्टिंग मैक्सिमम लोग करते हैं शिफ्टिंग कल्टीवेशन। तो सबकी भाषाएं अलग हैं, तो सबका नाम भी अलग होगा, बिल्कुल ऑब्वियस है। तो इसलिए शिफ्टिंग कल्टीवेशन का पूरी दुनिया में बहुत सारा नाम होता है। इसका मैं भेज दूंगा पीडीएफ या लिस्ट ग्रुप में, ग्रुप का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ पे ज्वाइन कर लेना। तो दहिया होता है ना, दहिया, और एक बावरी भी इसी को कहते हैं, बावरी या बेवार पता नहीं ऐसे कुछ होता है एक नाम, ये मध्य प्रदेश में होता है, बिल्कुल ठीक है। अब एलिमिनेशन का तो कोई चक्कर नहीं है, 1 वाला ऐसा ऑप्शन दे रखा है। तो कोमान उड़ीसा में होता है, ठीक है। ये भी वोल्टर, इसको वोल्टेयर भी कहते हैं। वोल्टेयर एक बीच भी है उड़ीसा में, अरे वहाँ पे गोवा में। तो वाल्टर ये राजस्थान में होता है, ठीक है। झूमिंग पोडू ये आसाम में होता है, ठीक है। और एक होता है मिल्पा कहते हैं, शायद मेक्सिको में कहते हैं, लडांग कहते हैं इंडोनेशिया में। इसका बहुत लंबा चौड़ा लिस्ट है, मैं भेज दूंगा ग्रुप में, देख लेना। भेजा हुआ है मैंने पहले, पिछले टेस्ट में भी था ये शायद। तो ये चारों ही सही हैं मेरे हिसाब से, तो इसका आंसर डी हो जाएगा। एक्सप्लेनेशन देखते हैं हम। 20th का डी, ठीक है।
तो ये याद करने वाली चीज़ है। ये कहानी लिखा है कि मतलब कैसे स्लैश एंड बर्न करते हैं, एक जगह पेड़ काटते हैं, फिर वहाँ पे अनाज उगाते हैं, फिर वहाँ से भूमि थोड़ी कम उपजाऊ हो जाती है, आगे बढ़ जाते हैं, ऐसे करते हैं स्लैश एंड बर्निंग फॉर्म मेथड। कैसे इसको, इसका अलग अलग नाम होते हैं। तो मिल्पा मेक्सिको में यहाँ पे दिया है, कोनुको दिया है वेनेजुएला, रोका इन ब्राज़ील, मैसोल सेंट्रल अफ्रीका। इसको या तो खुद से लिख लेना अलग से, या तो मैं इसका भेज भी दूंगा ग्रुप में, ठीक है। और ये सारे नाम जो उसमें दे रखे थे, दहिया मध्य प्रदेश, देखो बेवाड़ यहाँ दिया है, बेवाड़ दहिया एक ही है, मध्य प्रदेश में कहते हैं पोडू, पेंडा आंध्र में कहते हैं, झूम नॉर्थ ईस्ट में कहते हैं, और वोल्टर वोल्टर राजस्थान में कहते हैं। ये वही जो एमपी के साथ बॉर्डर लगता है राजस्थान वाले हिस्सा, उसमें। चलो अगले प्रश्न में चलते हैं, 2-4 क्वेश्चन और करके बंद करेंगे, 10-10, 15-15 क्वेश्चन करके करेंगे, नींद आ रही है। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट विद रेफरेंस टू द फॉरेस्ट कंजर्वेशन अमेंडमेंट एक्ट 2023। देखो जब हम ये फॉरेस्ट अमेंडमेंट एक्ट करते हैं तो हमें ये याद होना चाहिए कि ये पहले बना था 1980 में, ठीक है, सबसे पहली बार। इसका फिर से अमेंडमेंट हुआ था 1992 में। तो ये उसी एक्ट का तीसरा या फिर दूसरा अमेंडमेंट कर सकते हैं, क्योंकि ये तो पहला ही था, पेरेंट अमेंडमेंट एक्ट था। तो पढ़ते हैं क्या दिया इसमें। इट इज मैंडेटरी फॉर द स्टेट गवर्नमेंट टू ऑब्टेन प्रायर अप्रूवल ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट फॉर असाइनिंग फॉरेस्ट लैंड बाई वेज ऑफ लीज और अदरवाइज टू प्राइवेट एंटिटीज ओनली। तो ऐसा पहले था, ठीक है, कि प्राइवेट एंटिटीज को देंगे तो केंद्र सरकार से पूछना था। अब ये गवर्नमेंट एंटिटीज को भी देंगे तब भी पूछेंगे, जैसे कि मान लो डिफेंस को दे रहे हैं या रेलवे को दे रहे हैं या फिर किसी सरकारी एजेंसी को भी देंगे। डिफेंस रेलवे का तो पहले से ही जमीन होता है, उनको क्यों देंगे, लेकिन किसी सरकारी विभाग को भी देंगे तो पहले केंद्र सरकार से अनुमति लेनी ही होगी। तो ये ऑप्शन गलत है, प्राइवेट नहीं पब्लिक वाले को भी देंगे तो भी। इट इज स्पेसिफाइज एक्टिविटीज सच एज द आर्टिफिशियल ग्रोइंग ऑफ यूकलिप्टस, बैम्बू एंड अदर मल्टीपर्पज ट्री एज नॉन फॉरेस्ट एक्टिविटीज। नहीं, ये नॉन फॉरेस्ट एक्टिविटीज में नहीं आते हैं ये पेड़ लगाना, ये पहले होता था सब, अब हटा दिया इसको, क्योंकि फिर लोग कुछ भी करके बोलते हैं नॉन फॉरेस्ट एक्टिविटी है फिर, तो इसलिए हटा दिया इसको। Area of the forest that are under private ownership are excluded from the definition of the forest under the Forest Amendment Act 2023। एक्सक्लूडेड लिखा है ना, तो इसको थोड़ा टाइट किया इन्होंने, तो ये भी गलत हो जा रहा है। एरिया ऑफ द फॉरेस्ट दैट आर अंडर प्राइवेट ओनरशिप, तो इसको एक्सक्लूड नहीं करेंगे, तो ये भी गलत हो जाएगा। मैं इसका आंसर तो कौन सा हो जाएगा, फिर तीनों ही गलत है, इसका आंसर डी हो जाएगा। करेक्ट पूछा है ना ये, करेक्ट ही पूछा है ना इसने, हाँ करेक्ट पूछा है, तो इसका आंसर डी हो जाएगा, क्योंकि नॉन, अगर नॉट करेक्ट पूछता तो इसका आंसर सी हो जाता है, इसका आंसर डी हो जाएगा। 21 का डी, ठीक है। देखो ये इसको ले आए हैं लोग 2023 में अमेंड करके। अब इसका काम क्या है, एक सेकेंड में पानी पी लो थोड़ा। सेंट्रल गवर्नमेंट से इनको पूछना पड़ेगा, पहली बात है, चाहे किसी को दें, लीज पे दें, खरीद के, कुछ भी करें, प्राइवेट को दें, पब्लिक को दें, केंद्र सरकार से पूछना ही पड़ेगा, ठीक है। देखो इसको सिल्वी कल्चरल कहते हैं ऑपरेशन, जिसमें ये ऐसे यूक्लिप्टस बैम्बू वगैरह लगाते हैं, तो इनको नॉन फॉरेस्ट एक्टिविटीज़ की डेफिनेशन से एक्सक्लूड कर दिया, ठीक है। ये तो मैंने कहा था तभी। all areas recorded forest in any government union or state irrespective of the ownership recognition are considered as a forest, ठीक है। अभी फॉरेस्ट रिपोर्ट 2023 भी आ गई है 4-5 दिन पहले, तो कोई भी प्राइवेट ऑन्ड पे हो या फिर प्राइवेटली, सब फॉरेस्ट के अंदर आएगा, जो भी ऐसे ग्रीन एरिया होगा उसको सरकार क्लासीफाई कर सकती है फॉरेस्ट। अगले प्रश्न पे चलते हैं हम, क्वेश्चन नंबर in the context of local winds, consider the following statement: land and sea breeze are similar to monsoon on a small scale। मानसून में यही तो होता है, ये वाला एरिया, जैसे भारत है, गर्मी के टाइम पे ये वाला एरिया गर्म होता है, इधर लो प्रेशर बनता है, इधर हाई प्रेशर से लो प्रेशर के साथ हवा बहती है, मॉइस्चर लेडन विंड्स अपने साथ पानी ले आते हैं, बारिश होता है, ठीक है, यही होता है। अब लैंड और सी ब्रीज में क्या होता है, यही होता है, इधर लैंड है, इधर सी है, तो इधर रात के टाइम पे ठंडा होगा, इधर गर्म होगा, सॉरी इधर ठंडा होगा लैंड के साइड, इधर गर्म होता है, हवा इधर से इधर को बहेगा,
तो उसके कारण हवा इधर से उधर ट्रांसफर होता है, मानसून जैसे ही काम होता है। तो ठीक है, स्मॉलर स्केल पे सही है। फॉइन एंड चिनूक ड्राई विंड दैट ब्लो अलोंग द लीवर्ड साइड ऑफ द माउंटेन, ठीक है, लीवर्ड साइड मतलब इधर इधर वाले साइड में, जिधर की साइड बारिश नहीं होती है। तो ये बिल्कुल सही है। फॉइन और चिनूक दोनों ही ड्राई विंड्स हैं। चिनूक तो इनफैक्ट हॉट विंड्स भी है, इसको स्नो ईटर कहते हैं, बर्फ़ पिघला देता है ये। तो ये ठीक है। देखो यहाँ पे चिनूक दिया भी है फिर से। चिनूक विंड्स रिजल्ट इन द मेल्टिंग ऑफ द स्नो, हाँ मेल्टिंग ऑफ स्नो होता है, ये स्विट्जरलैंड में होता है। इसी टाइम पे डावोस समिट होता है वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम का। तो इस टाइम पे ये मतलब काफ़ी बढ़िया मौसम होता है जब ये बहता है, तो इसको स्नो ईटर भी कहते हैं। मेकिंग द पास्चर लैंड अवेलेबल फॉर ग्रेजिंग ऑफ एनिमल्स, ये भी ठीक है। तो इसका 1 2 3 हो जाना चाहिए आंसर, इसका सी हो जाएगा। एक्सप्लेनेशन पढ़ते हैं, बढ़िया क्वेश्चन था ये। 22 का सी, देखो लैंड ब्रीज वही होता है, इसको समझा दिया मैंने बराबर से। फोइन और चिनूक दोनों ही ड्राई विंड होते हैं, ठीक है। फोइन, चिनूक, मिस्ट्रल, ये सब लोकल विंड्स के नाम है। इसका भी लिस्ट में भेज दूंगा ग्रुप में। तो ये ड्राई डाउन स्लोपिंग विंड्स होते हैं, जिधर बारिश नहीं होती उस साइड बहते हैं। वाइल फोइन ब्लो इन द नॉर्दर्न आल्प्स particularly in Switzerland in spring, Chinook are experienced in eastern slopes of Rocky Mountain in USA and Canada। तो ये स्विट्जरलैंड वाला फोइन है और चिनूक उधर अमेरिका में बहता है, रॉकीज में। मैंने कुछ उल्टा बोल दिया था शायद। चिनूक इज ए हॉट विंड दैट ब्लोज इन विंटर, और इसके कारण बर्फ़ पिघल जाती है तो पास्चर लैंड दिखने लगता है, तो ग्रेजिंग में काम करता है। लेकिन ये फोइन के टाइम पे वो जो स्विट्जरलैंड डावोस बताया था वो सही था, ठीक है। कंफर्म कर लेना एक बचा हो तो। अगले प्रश्न में चलते हैं। क्वेश्चन वैसे हमारा हो गया था वो क्वेश्चन नंबर 23। बुक्स और रिपोर्ट पूछा है, ऑथर और ऑर्गेनाइजेशन पूछा है, ये तो क्वेश्चन फंस जाएगा। फिर भी देख लेते हैं एक बार अगर कुछ हो जाता है तो, क्योंकि ऐसे डायरेक्टली तो बुक्स का नाम तो याद नहीं है। लिमिट्स टू ग्रोथ, स्मॉल इज ब्यूटीफुल, आवर, देखो आवर कॉमन फ्यूचर, ठीक है। ये हमें पता है कि ब्रटलैंड वाले से रिलेटेड है, क्योंकि ये यूनाइटेड नेशन का है, आवर कॉमन फ्यूचर। तो एक तो नहीं सही है, तो अगर तीसरा नहीं सही, हम एलिमिनेट करके देखते हैं। तीसरा अगर नहीं सही है तो ये गलत हो गया, ठीक है, ये गलत हो गया। दो ऑप्शन बचते हैं हमारे पास। तो अगर ये नहीं सही है, ये इसका है, तो पहला भी नहीं सही है, एलिमिनेशन से ही हो गया। तो देखो ये हमें पता है कि इसका ये ब्रटलैंड कमीशन है, तो तीसरा तो गलत हो गया पक्का। अब तीसरा हमने दो एलिमिनेट कर लिए, तो पहला हमें पता है कि ये इसका है, तो इसका तो होगा नहीं है, तो पहला भी गलत है। अगर हम पहले को काट दें तो हमारा आंसर ऐसे आ जाएगा बी। मुझे पता कुछ नहीं था, केवल इसमें ये पता था कि और कॉमन फ्यूचर ब्रटलैंड कमीशन यूनाइटेड नेशंस का है, बस आंसर हमारा हो गया ये। मतलब दो नहीं पता होते हुए भी आंसर एलिमिनेशन से हो गया ये क्वेश्चन। इसका आंसर बी होना चाहिए, श्योर शॉर्ट है। देखो देखते क्या दिया है। देखो 23 का बी पता नहीं था, इसमें सिर्फ ये पता था हमें ब्रटलैंड कहाँ दिया। ब्रटलैंड हमारा यूनाइटेड नेशन से संबंधित है, यहाँ पे दिया। देखो आवर कॉमन फ्यूचर काफ़ी पॉपुलर है, तो इतना पता होने से आंसर हो गया हमारा। लिमिट टू ग्रोथ 1972 में एक रिपोर्ट आई थी जो कहती है कि पॉसिबिलिटी ऑफ एक्सपोनेंशियल इकोनॉमिक एंड पॉपुलेशन ग्रोथ विल फाइनाइट सप्लाई ऑफ रिसोर्सेज स्टडीड बाय कंप्यूटर सिमुलेशन से ये बताया था कि मतलब कैसे इकोनॉमिक मॉडल और पॉपुलेशन ग्रोथ को हम रिसोर्स के साथ आपस में जोड़ सकते हैं, ठीक है। बाकी कहानी नहीं जानने की ज़रूरत है। इसका ऑथर के नाम है, याद कर लेना अगर हो पाए तो, होगा तो नहीं वैसे। स्मॉल इज ब्यूटीफुल इज अ कलेक्शन ऑफ एसेज पब्लिश्ड इन 1973। ब्रिटिश इकोनॉमिस्ट हैं E.F. शूमाकर, उन्होंने पब्लिश किया है, ठीक। ये इंपॉर्टेंट है। और कॉमन फ्यूचर ब्रटलैंड रिपोर्ट इसको कहते हैं। 1987 में आया था ये, यूनाइटेड नेशन लेके आई थी, और ये रिकैप्चर करता है स्टॉकहोम कॉन्फ्रेंस को, जिसमें इन्वायरमेंटल एजेंडा को पहली बार सामने ले आए थे लोग, ठीक है। इसी के बाद वो ले आए होंगे रियो डी जेनेरो में वो एजेंडा 21। अगले प्रश्न में हम चलते हैं। क्वेश्चन बढ़िया था, एलिमिनेशन से हो गया था, आता नहीं था फिर भी। रिसेंटली देखो ये करंट का क्वेश्चन है तो कोई गारंटी नहीं होगा कि नहीं होगा, फिर भी पढ़ते हैं। 5 वेटलैंड वेयर एडेड टू द ग्लोबल लिस्ट ऑफ वेटलैंड्स ऑफ इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस अंडर रामसर कन्वेंशन। अभी तो आजकल 70 पार हो गए शायद रामसर में। In this context, consider the following statement. It is situated in the Karnataka, and wetland is formed on the confluence of the river west flowing Agashini River and Arabian Sea। मतलब ये कर्नाटक की बात कर रहा है, ठीक है। यहाँ पे it is locally known as Ghazni rice field, मुझे नहीं पता। It is also popular for the traditional fish farming in paddy fields। कोई आइडिया नहीं है मुझे। कुछ देखते हैं, कुछ मिलता है हिंट तो। रामसर कन्वेंशन, वेटलैंड, इंटरनेशनल इम्पोर्टेंस, गजनी फील्ड, राइस फील्ड।
अगाशनी रिवर, एक्सप्लेन आंसर में क्या दिया है, अरे ऑप्शंस में श्रावती एस्टरी, अगाशनी एस्टरी। एक सेकेंड, देखो इसमें रिवर का नाम यही है और ये यही है, तो ये शायद हो सकता है, आगे पढ़ लेते हैं हम। मगादिरी केरे कंजर्वेशन रिजर्व, अंक समुद्र बर्ड कंजर्वेशन, ये सारे के सारे कर्नाटक में है, ये तो पता है, लेकिन अब इससे रिलेटेड तो रिवर यही है, तो शायद बी आंसर होना चाहिए, मुझे पता नहीं, इसको मैं छोड़ देता वैसे एग्जाम में, लेकिन यहाँ पे चांस लेते हैं, आंसर बी होना चाहिए क्योंकि रिवर का नाम मैच कर रहा है इससे। 24th का बी, बी ही लगाया ना हमने, हाँ ठीक है वही लगाया, देखो ये भी हो गया एलिमिनेशन से। अघ अघ अघा अघनाशिनी रिवर एस्टुरी इज लोकेटेड इन कुमटक तालुक, उत्तर कन्नड़। करंट का क्वेश्चन है, वो भी कर्नाटक से रिलेटेड बिल्कुल। तो ये 4801 हेक्टेयर को देता है, ये कवर करता है एरिया। 80 टाइप के फिशेज, 115 बर्ड्स, 45 मैनग्रोव्स, वेटलैंड है ये, ठीक है, रामसर कन्वेंशन द्वारा डिजिग्नेटेड। और इसमें सॉल्ट टॉलरेंट राइस उगाते हैं, इसको कग्गा कहते हैं। कग्गा एक यूनिक प्रकार का वैरायटी, इसके 2 टाइप के वहाँ पे भी दे रखे हैं, कुट्टनाड वाला और एक उड़ीसा का कोई शायद कोरापुट करके दिया है, उसमें शंकर आई इसमें, वैसे ही कुछ कुछ है वो भी। इट इज कल्टिवेटेड इन द सैलिन सॉइल्स ऑफ द गजनी एरिया ऑफ द अफगानिस्तान अगाशिनी एस्टरीज इन उत्तर कन्नड़ा डिस्ट्रिक्ट। द वेराइटी इज फास्ट लूजिंग इट्स कल्टिवेशन एरिया, मतलब या तो डूब रहा होगा क्योंकि, या फिर इंक्रोचमेंट हो रहा होगा, कोई कारण होगा। एक क्वेश्चन और करके इसको बंद कर देंगे, एक या दो करके, नींद आ रही बहुत जोर से। Recently, Pradhan Mantri laid the foundation stone of a multiple project in Assam as part of the SACEC corridor connectivity in this context. SAC South Asian सब इकोनॉमिक कोऑपरेशन ऐसे कुछ होता है, इसको BBIN भी कहते हैं, मतलब जो रीजनल वाला है ना, भारत भूटान बांग्लादेश और नेपाल का। सार्क बेसिकली फेल हो गया था तो इन्होंने बनाया था ये BBIN, ठीक है, तो ये याद रखना। तो इसमें क्या दिया, सिक्योरिटी एंड कर्बिंग इलीगल इमिग्रेशन इज द कोर एरिया ऑफ द फोकस ऑफ द SACEC। इलीगल इमिग्रेशन का तो ऐसा कुछ है नहीं, वरना इतना हंगामा थोड़ी होता बांग्लादेश के साथ। सिक्योरिटी तो मतलब ऐसा कुछ नहीं है, ये इकोनॉमिक प्रोस्पेरिटी के लिए है, इलीगल इमिग्रेशन वगैरह इसका मेन डोमेन नहीं है, तो ये गलत हो गया। ऑल द मेंबर्स ऑफ द SAC आर मेंबर ऑफ सार्क, नहीं ये सही नहीं है, सभी मेंबर सार्क के मेंबर नहीं हैं। इसमें कुछ कुछ देश ऐसे हैं जो, जैसे कि म्यांमार हो गया और श्रीलंका, बाकी सारे हैं, म्यांमार नहीं है शायद इसमें सार्क में, अरे SACEC का मेंबर जो कि सार्क में है, तो ठीक है, तो ये भी गलत हो जाता है इसका, तो इसका आंसर हो जाएगा नीदर 1 नॉट 2, इसका आंसर डी होना चाहिए। 25th क्वेश्चन है ना, 25th का डी है, ठीक है। देखो साउथ एशियन सब रीजनल इकोनॉमिक कोऑपरेशन होता है SAEC, 2001 में बनाया गया था इसको। जब बनाया था इसके मेंबर्स थे BBIN, लेकिन अभी बढ़ गए हैं कुछ, अभी मेंबर हैं इसके बांग्लादेश, भूटान, इंडिया, मालदीव, म्यांमार, नेपाल, श्रीलंका। देखो सार्क में इसमें म्यांमार केवल नहीं है, ठीक है। ऑल द मेंबर्स ऑफ SAC आर मेंबर ऑफ सार्क, और इसकी जगह पे पाकिस्तान ले लोगे तो फिर हो जाएगा सार्क के। अफगानिस्तान भी नहीं है वैसे यहाँ पे, तो सार्क हो जाता वरना। तो इसमें बस यही है, इसका मेन रीजनल प्रॉस्पेरिटी है, वहाँ पे इमिग्रेशन वगैरह दे रखा था तो गलत हो गया था। एक क्वेश्चन और करके हम बंद करते हैं, क्वेश्चन नंबर 26। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट विद रेफरेंस टू द सरगेसी रूल्स इन इंडिया। An unmarried woman between age 25 to 35 can become a surrogate mother for purpose of altruistic surrogacy। देखो सबसे पहली बात है कि अनमेरिड वुमेन कर ही नहीं सकती है सरेगेसी, तो ये तो 100% गलत है। तो अगर ये गलत है हमारा, तो ये गलत हो गया, ये गलत हो गया, ठीक है। अब देखते हैं, अ चाइल्ड बोर्न आउट ऑफ सरेगेसी इज डीम्ड टू बी अ बायोलॉजिकल चाइल्ड ऑफ द सरेगेट मदर, नहीं,
जो इंटेंडिंग पेरेंट होते हैं या फिर मदर होगी उनके बच्चे माने जाएंगे। इसीलिए तो इस पे इतना हंगामा, इस पे एक मूवी भी आई थी मिमी करके, और इस पे बहुत हंगामा भी हुआ था। तो अब सरकार इसके लिए कानून ले आई है कि मतलब जिसका, जो लोग सर्विसी करवाएंगे उनके ही बच्चे होंगे वो। तो ये भी गलत होगा, बायोलॉजिकल चाइल्ड उसका ही होगा, तो ये गलत हो गया, ये भी गलत हो गया। तो इसका आंसर हो जाएगा डी। एक्सप्लेनेशन पढ़ के हम बंद करेंगे, बाकी कल कंटिन्यू करेंगे, 2-3 दिन में ख़त्म कर देंगे इस टेस्ट को, काफ़ी लेट हो गया अब ख़त्म करने में। 26 का डी, ठीक है। सरेगेसी इसको रेगुलेट करने के लिए भारत सरकार ले आई है कानून, सर्विसी रेगुलेशन एक्ट 2021, ठीक। अब ये कमर्शियल सर्विसी को बैन करता है बिल्कुल 100%। इसको फिर से अमेंड किया गया है इस साल। मतलब इससे रिलेटेड नोटिफिकेशन निकाल दिए गए रूल्स। अब इसमें ये होता है कि डोनर गैमेट amended rule allow surrogacy using a donor gamete if the district medical board certifies that, मतलब डिस्ट्रिक्ट मेडिकल बोर्ड सर्टिफाई कर दे कि ये दंपति के बच्चे नहीं हो सकते, तो वो लोग सरोगेसी यूज़ कर सकते हैं। सिंगल वीमेन, विडो और डाइवर्सी ये भी कर सकते हैं, लेकिन ये यूज़ करेंगे सेल्फ एग, किसी और का नहीं। ओनली एवर मैरिड, जिनकी शादी हो चुकी है वही सरोगेट मदर बन सकते हैं। A child born out of surrogacy is deemed to be the biological child of the intending couple or intending women, मतलब जो लोग सर्विसी करवाएंगे उनका, जिनके थ्रू का उसका नहीं, बालक या बालिका मानी जाएगी, ठीक है। तो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग, इसको यहीं पे बंद करते हैं, कल बाकी कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू, शुभ रात्रि, गुड नाइट।